Hi, Madhurima ji. Madhurima has joined us. We'll just wait for 2 minutes. Let everybody join. People are just joining. Okay. So, welcome all of you. नमस्कार आप सबका ये ज्वाइन करने के लिए वेबिनार। हमारे साथ में हमारे दो बहुत ही लोक नीति के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। हमारे साथ है दीपाली वंदना जी, जो कि को फाउंडर हैं ऊर्जा ट्रस्ट की। सो शी इज मैनेजिंग डायरेक्टर, co-founder as well as managing trustee of ऊर्जा ट्रस्ट। सो ये ऑपरेट करती हैं मुंबई से। और हमारे साथ में है बहुत ही यंग और होनहार करण सिंघल। सो ही इज अ प्रोग्राम डिजाइनर फॉर नज इंस्टीट्यूट। तो ये वेबिनार का मकसद ये है कि सोशल सेक्टर में या एनजीओ सेक्टर में कैसे जाया जाए, या उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, या व्हाट इज द स्ट्रगल बिहाइंड इट। तो मैं एक बार इसको शुरुआत करूंगा दीपाली जी के साथ, क्योंकि इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जेंडर इक्वालिटी में काम करती हैं और अभी रिसेंटली इनकी ट्रस्ट ने बहुत ही अच्छा एक मुकाम हासिल किया है। तो मैं चाहूंगा दीपाली जी आप उसी बात से इस सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू दीपाली जी। सो थैंक यू आशीष, धन्यवाद। काफी अच्छा इंट्रोडक्शंस आपने मेरी पहचान जो है वो करवाई। सिर्फ एक और ऐड करती हूँ, जैसे करण के लिए कहा काफी युवा, तो मुझे भी कहना है क्योंकि जर्नी काफी लंबी की इसकी, इसका मतलब ये नहीं कि उम्र खत्म हो गई है। सो स्टिल आर्ट इज वेरी यंग एंड इवन स्टिल आई एम यंग। ओके, तो जैसे आशीष बता रहे हैं कि हमने एक मुकाम जो हासिल किया है, डेफिनेटली इट्स नॉट कि ये सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत है। इसके पीछे जो है, जो पूरे इतने साल का अनुभव जो है और मेरी जो टीम है, और साथ साथ ये जो मेरे सारे साथी रहे लोक नीति के, उनके साथ का इंटरैक्शंस वगैरह, जो इससे हमने ये मुकाम जो हासिल किया। अभी मुकाम क्या है, तो मुकाम ये है कि महाराष्ट्र राज्य में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है फेमिनिन चाइल्ड मिनिस्ट्रीज में, उनके लिए किसी भी तरीके की लीव्स नहीं थी, यानी उनके लिए कोई छुट्टियां नहीं थी। तो हमने कोशिश करके जो है वो उनको मिल सके, उसके लिए थोड़ी सी एडवोकेसी की, या उसके लिए हमने थोड़ा सा जो है वो सिस्टम लेवल पे काम किया, और उससे ये चीजें जो है वो हम हासिल कर पाए, हम यहाँ तक कुछ चीजों में बदलाव कर सके वैसे। और जो आशीष ने मुझे जो एक सवाल कहा है कि मैं अपने बारे में बताऊं, और थोड़ा बहुत उन्होंने अपने इंट्रोडक्शंस में बताया कि ऊर्जा जो है मुंबई में बेघर महिलाओं के साथ काम करते हैं, और जेंडर इक्वालिटी इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि औरतें बेघर हो रही है। और इसी डायरेक्शंस में जो है हम उन सारे बेघर औरतों को उनके सिविल इंटाइटलमेंट्स जो है, उनके नागरिक अधिकार जो है, उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है, उसको लेके जो है एक पहल कर रहे हैं। और ये पहल अगर हम मुंबई शहर में भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं
उसका दायरा हम देख रहे हैं कि हमारे देश से जो अलग अलग जगह पे युवतियां हैं, औरतें हैं, उनको किस तरीके से उसका फायदा हो सके उनके जीवन में। तो इसलिए हम ये काम करें। और संस्था में जो है मैं मेरी भूमिका जो है वो सिर्फ एक मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं देखती हूँ, क्योंकि संस्था का मैनेजिंग ट्रस्टी के साथ साथ जो आशीष ने कहा कि मैं को फाउंडर भी हूँ, तो मैं एक लीडर की फॉर्म में भी अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि एक विजन देखना भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि जब आप विजन देख पाते हैं तब आप उस विजन को अचीव करने के लिए जो है वो सिस्टम बनाते हैं। तो मैं जब अपने आप को रोल में देखती हूँ तो वो सिर्फ एक मैनेजिंग ट्रस्टी या मैनेजर्स के रोल में नहीं, तो एक लीडर और मैनेजर का जो कॉम्बिनेशन होता है, मैं हमेशा अपने आप को उस रोल में जो है वो प्ले करते हुए देखती हूँ कि गोल जो है वो मैं मैनेजर्स करके सेट करती हूँ, जो विजन मैंने देखा है उसके लिए जो चेंज एजेंट के तरीके से इन्फ्लुएंस करती हूँ लोगों में। लेकिन साथ साथ जो है कुछ सिस्टम भी जो है, कुछ प्रोसेसेस जो है, कुछ रिस्क कंट्रोल फैक्टर्स भी जो है उसको भी एज ए मैनेजर्स करके कोशिश करती हूँ कि वो ध्यान में रहे, ताकि जो विजन हमने देखा है उसको हम अचीव कर सके। तो इस तरीके से जो है मैं मुंबई शहर में जो है अपने आप को जो है इस विजन के साथ जोड़ के काम कर रही हूँ। बहुत खूब दीपाली जी। हमारे साथ करण भी हैं। करण, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत की थी एक चाय बेचने वाले से एंड यू एंटर्ड द डेवलपमेंट सेक्टर। थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में यू ब्रीफ फ्रॉम योर वर्ड्स। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका और लोकनीति का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं अपनी जर्नी के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। तो मैंने शुरू किया था, मैं 2016 में NMIMS कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएट हुआ था BBA में। तो ऑब्वियसली जब उस टाइम बिजनेस डिग्री था, स्टार्टअप्स के साथ काम किया था, तो उस टाइम बिजनेस प्लान भी बनाना था। तो उसके ड्यूरिंग दैट जर्नी मुझे मेरे और कुछ दोस्तों को 2 आइडिया आया ये चाय कियोस्क जो होते हैं कॉर्पोरेट पार्क्स में खोलने के लिए। तो हमने करीब 9 खोले थे अक्रॉस मुंबई। हमने उनको करीब 4 साल चलाया, उसमें थोड़ी फंडिंग भी मिली, बट फिर उसमें थोड़ी स्केलेबिलिटी, कोविड, फंडिंग इश्यूज की वजह से हमने उसको बंद करना पड़ा। एंड ड्यूरिंग कोविड था तो ऑब्वियसली घर भर हम सब आ गए थे, लॉकडाउन था। दिस इज 2020 के बिगिनिंग में। तो तब मुझे लग रहा था कि मुझे इम्पैक्ट स्पेस में काम करना है। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब वेर इन की प्रॉफिट इज नॉट द अल्टीरियर मोटिव, इम्पैक्ट इज द अल्टीरियर मोटिव। तो दैट वाज ब्रॉडली, बट मुझे स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज में जाना था। उस टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, लिमिटेड नॉलेज था और एक्सपीरियंस नहीं था सेक्टर में, तो थोड़ा मुश्किल था। तो मुझे फिर मैंने लगा कि मैं डेवलपमेंट में जाके काम करता हूँ। अपने लिए देखना चाहता था, मोर ऑफ इट वाज लाइक एन एक्सपेरिमेंट फॉर माई सेल्फ कि मैं ये करता हूँ तो पहली बात तो मुझे ये पसंद है कि नहीं, मैं इसमें अच्छा, कैन आई मेक अ करियर आउट ऑफ दिस, मैं अगर इसमें नेटवर्क्स बना सकता हूँ, इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड फॉर मी। तो इसलिए मैंने डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया और मैंने करीब ऑलमोस्ट 1 ईयर 9 मंथ्स, हाँ, नवंबर 2020 में नज इंस्टीट्यूट करके एक बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करती है, मैंने उनको ज्वाइन किया और तब से मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से लखनऊ में काम कर रहा हूँ ऑन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो मेरे सारे क्वेश्चंस टू सम एक्सटेंट आंसर हो गए एंड आई वुड से कि मैं ये एटलीस्ट दिस हैज बीन अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड ये तब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे इजिली करियर बना जा सकता है। बोथ यू कैन ग्रो इन योर करियर, यू कैन एंटर डिफरेंट स्पेसेस, यू कैन एक्सपेरिमेंट। कि डेवलपमेंट सेक्टर तो बहुत ब्रॉड है, उसमें अलग थीम्स होती है। तो आपको चूज करना है कि आपको किसी स्पेसिफिक थीम में ट्राई करना है। तो उसके स्किल्स आप क्रॉस फंक्शनली अलग थीम्स में भी यूज कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट से जेंडर में जा सकते हो, जेंडर से क्लाइमेट में जा सकते हो, क्योंकि काफी चीजें कनेक्टेड है, लोग कनेक्टेड है वहां पे। तो वो तो है कि आप डेवलपमेंट सेक्टर में जाने में कोई मतलब वो तो है। और लोग, एक चीज और है कि अनलाइक से द प्राइवेट सेक्टर where it's this little bit of culture of competition which is also good for the private sector, the development sector is more of collaboration and partnership. So when you reach out to some organization or some person, the empathy lies in the organization, so in any organization, because you need that too in this work. तो वो आपको बहुत हेल्प करता है इस सेक्टर में, especially if you're a fresher. तो यस, आपको सैलरीज कंफर्टेबल मिल सकती है, दैट वी कैन टॉक ऑन अ सेपरेट डिस्कशन, बट इट इज दैट यू कैन मेक अ वेरी डेफिनेटली अ करियर इन दिस सेक्टर। नाउ बिकॉज ऑफ लोकनीति एक और अनाउंसमेंट है कि मेरे पब्लिक पॉलिसी के कोर्स के हेल्प की वजह से एंड ड्यू टू माय लास्ट 2 years of experience, आई एम नाउ मूविंग टू अ क्लाइमेट पॉलिसी थिंक टैंक
called Council of Energy, Environment and Water, CEW in Delhi. मुझे कल परसों ही जॉब मिली है वो, and I will be moving to that sector now, thanks to Lokniti and thanks to my experience in the last 2 years. Congratulations on that. Congratulations. दीपाली जी, जैसे करण ने बोला, इम्पैक्ट के जो मेन मोटिव है कि प्रॉफिट मेकिंग ना हो के इम्पैक्ट मोटिव है, तो आप इस सेक्टर से काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा हम इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। आपका क्या इम्पैक्ट है और आपकी इसको अभी काफी टाइम हो गया है ऊर्जा ट्रस्ट को, सो इसकी जर्नी कैसी रही आपकी ऊर्जा ट्रस्ट की? तो जैसे करण ने बताया आशीष की वो उसने एक कहीं ना कहीं अपने आप को समझा कि वो इम्पैक्ट की देखना चाहता है अपनी जिंदगी में, और उस तरीके से वो कोई सेक्टर्स को चूज करना चाहिए वो डेवलपमेंट। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तब मैं काफी छोटी थी, अराउंड 17-18 साल की थी, तो शायद उस वक्त इम्पैक्ट वगैरह ये सारे शब्द जो है वो समझ में नहीं आते थे, पर ये समझ में आता था कि जिन बातों से मुझे खुशी मिलती है, जो चीजें करने में मुझे बहुत उत्साह होता है, और जो चीजें करने से मैं कुछ नतीजों को देख पाती हूँ, बदलाव को देख पाती हूँ, वहां पे मुझे जो है अपने आप को जो है रखना बहुत पसंद करेगा। तो वहां से जो शुरुआत जो है मेरी 2000 के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन से हुई, जिनके साथ मैंने करीबन 12 साल का एक रिश्ता रखा, और उस 12 साल में आई सीन कि बहुत अलग अलग तरीके से जो है लोग डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसको आज हम काफी एक नाम से जो है समझते हैं डेवलपमेंट सेक्टर, तो उस वक्त जो है वो सामाजिक संस्थाएं, समाज के लिए काम करने वाली एक संस्थाएं, इस तरीके से जो एक पूरा माहौल था। तो जब मैं उस वक्त काम कर रही थी तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग समुदाय के लिए काम किया जा रहा था, तो यूथ के लिए काम हो रहा था, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, कम्युनिटीज के लिए, और वो हर काम में जो है मैं लोगों को बदलाव करते हुए देख पा रही थी। वो जो भी कैपेसिटी में कर रहे थे, तो वो जो बदलाव था वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन को बढ़ा रहा था और इंस्पायर कर रहा था, और साथ साथ आपकी पोटेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं और आपको समझ में आते हैं, अगर आप अपने कॉन्शियस लीडर करके जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एक मैनेजर के तरीके से एज ए एम्प्लॉय करके काम करना चाहते, डेफिनेटली वो कर सकते, क्योंकि आपके पास भी कुछ स्किल्स है जिसकी वजह से लोगों ने आपको जो है उनके साथ जोड़ के देखा है। लेकिन अगर आप कुछ इम्पैक्ट के तरीके से चीजें करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीजें जो है वो सोचनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डायरेक्शन प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। तो वो जो कॉन्शियस अपनी लीडरशिप के साथ जो चीजें देखना कि मैं ये कर सकती हूँ क्या, तो वो मुझे लगता है कि मैंने वो 12 साल में मेरी प्रीवियस जर्नी में देखा, और मुझे लगा कि मैं एक चेंज मेकर के रोल में भी काफी ज्यादा रह सकती हूँ। तो ना कि सिर्फ एज ए एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी संस्था के साथ जो है सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता करके नहीं रहूँ, या सिर्फ एक कार्यकर्ता करके नहीं रहूंगी, पर शायद मैं एक विजनर करके भी बन सकती हूँ, मैं एक बहुत बड़े लेवल पे जो है इम्पैक्ट कर सकती हूँ। ये समझ बनी, और वहां से जो है हमने ऊर्जा की जो नींव रखी। सो उसके बाद जो है 2012 में जो है 10 साल हुए अभी ऊर्जा को शुरू होते हुए, और 10 साल पहले मैं और मेरे जो को फाउंडर है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरे वो मेंटर रहे, क्योंकि ही इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन बिहेवियरल बैकग्राउंड, ह्यूमन बिहेवियर साइंटिस्ट बैकग्राउंड से, तो काफी बार जो है हम इस सेक्टर में क्यों हैं, ये जो टटोलना होता है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट सेक्टर में जो लोग जुड़ रहे हैं, कि आप पैसों के लिए जुड़ रहे हैं, जो डेफिनेटली एक हम सबकी नीड है सरवाइव करना, लेकिन जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है आपके स्ट्रैटेजीज, आपके गोल जो है उस तरीके से प्लान होने चाहिए। और वो कहीं ना कहीं जो है कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूस में और मेरे को फाउंडर साथ में कर रहे थे, और वहां से जो है हमने ऊर्जा को शुरू किया, और उसी का नतीजा है कि क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ये डिस्कशन है कि हम इम्पैक्ट चाहते हैं, और इम्पैक्ट को लोग अलग अलग तरीके से अभी डिफाइन करते हैं। अभी तो काफी सारे मेजर्स सिस्टम्स आए कि आप इम्पैक्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो आप क्वालिटेटिव कैसे मेजर कर सकते हैं, आप क्वांटिटेटिव मेजर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फंडिंग पे डिपेंड होती है। हमारे जॉब सिक्योरिटीज भी कभी कभी हमको लगता है कि वो भी फंडिंग पे डिपेंडेंट है, तो वो एक रियलिटीज है, बट उस रियलिटीज के साथ ये भी एक रियलिटीज है कि पैसे अगर आपको डेवलपमेंट सेक्टर में मिल भी रहे, जैसे करण ने कहा कि पैसे तो हमको हर जगह मिलते, लेकिन कुछ चीजें डेफिनेटली आप अंदर से चाहते कि ये बदले या ये आप करें, तो वो कहीं ना कहीं जज्बा जो था, मुझे लगता है कि मुझे रिटेन किया ये सेक्टर्स में और खींचते रहा, और अभी भी जो है
वो उतनी आशा रखता है कि चीजें बदलेगी, जबकि सराउंडिंग में इतना कुछ हो रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो करण, मैं ये स्किल्स पे ही आऊंगा। जैसे दीपाली जी ने पॉइंट आउट किया, तो हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए इसमें एंटर करने के लिए। और आप जैसे यू आर फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड यू हैव शिफ्टेड योरसेल्फ फ्रॉम कॉर्पोरेट टू डेवलपमेंट सेक्टर, तो बहुत लोग हमारे ऑडियंस में भी होंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस तरफ सोच रहे हैं, एक कैरियर शिफ्ट की तरफ। तो इसके मैं आपसे इसका आंसर चाहूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है एंड हाउ वन कैन ट्रांजिशन दिस। तो दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश में इसमें ज्यादा बोलूंगा। आई थिंक ऑल्सो टू बी कॉग्निजेंट कि कुछ लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, तो शायद उनको सो before I go into skills, I will send a link on this chat after this answer. I have written an article on this almost a year ago when I had just joined the Nudge about this shift that I had made and how I had made it. तो जब स्किल्स होती है, देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अलग टाइप के एरियाज में लोग में काम होते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही in the non-profit sector also, development sector also, these skills are very much required, क्योंकि you are running an organization. Obviously the purpose is different, but the strategic thinking that you're learning, the way to approach your customer now is become let's say a rural woman, a didi, right? Is the user is different, but you're getting that design thinking, getting those corporate level strategies and thinking over here, you're applying it differently. So it's very much that the skills and the smarts that you pick up in the corporate sector can very much be applied here. So case in point example is कि जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द CFO इन माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा फंड रेजिंग का काम था, अकाउंट्स का काम था। ऑब्वियसली हम छोटी सी टीम थी, ओनली 3 co-founders, तो आई वाज आल्सो लुकिंग इनटू ऑपरेशंस एंड कॉर्पोरेट सेल्स। तो वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑब्वियसली आई हैड अप्लाइड फॉर अ फंड रेजिंग जॉब विद माय ऑर्गेनाइजेशन। हमारी फंड रेजिंग टीम थी, उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, बट दे पुट मी seeing my entrepreneurial abilities, they put me in program design. तो how do you design programs? So intrapreneur जो बोलते हैं, वैसे ही NGOs में या डेवलपमेंट सेक्टर में इंट्राप्रेन्योर्स जरूर होते हैं, स्पेशली पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द स्टार्टअप वर्ल्ड एंड वांट टू स्विच टू डेवलपमेंट वर्ल्ड, इवन सोशल इंपैक्ट स्टार्टअप्स होते हैं। तो उनकी तो आपकी जो लर्निंग्स है, आपकी स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योर की, आपकी यू नो हाउ डू यू डिजाइन फॉर अ कस्टमर, हाउ डू यू कीप योर पर्सन एट द सेंटर एंड मेक द प्रोग्राम फॉर देम। सो वो जो स्किल्स हैं वो आपको डेफिनेटली एग्जैक्ट वो यूज होती है। आपको you should just know how to pitch it. तो how do you pitch your corporate skills to a, let's say, NGO or even a social impact startup, right? तो उसमें आपको you have to understand कि वो social impact startup की requirements क्या है। For example, if it's an ag tech company, right, agriculture technology, देहात हो गया for example, तो उसमें if you are, let's say you're a techie, right, तो आप तो वहाँ पे now you're just designing a product which is creating more impact than over and above profit also. So you just have to understand ki what is the need of that organization and what skills you bring in, and that bridges that gap. तो वो अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, अपना आप रिफ्लेक्ट करोगे जो आपने जिस पे काम किया है, और जो काम किया है उसके लिए आपने क्या एबिलिटीज यूज करी, क्या स्किल्स यूज करी थ्रू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आप डेफिनेटली आप ऑलमोस्ट सेम टू सेम एनजीओ में यूज कर सकते हैं। सो आशीष, मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगी जो करण बोल रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास स्किल्स हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो वो उतने कम रिसोर्सेज में हमको इतने बड़े इम्पैक्ट्स को लाना है, इसलिए हमारे लिए स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंस है। बट ये भी उतना ही इम्पोर्टेंस है कि ये स्किल के साथ आप कितने वैल्यूज के साथ आते हैं, आप इतने वैल्यूज के साथ स्टैंड करते हैं। क्योंकि मैं ऊर्जा का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि एज अ मैनेजर्स करके, एज अ लीडर करके, जब मैं टीम देखती हूँ कि मेरी टीम में कौन रहने चाहिए, कौन फॉर्म हो इसमें, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को देखूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आइडियोलॉजी के साथ, विजन के साथ, वैल्यूज के साथ जो है वो मैच करे, कि स्किल जो है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, उसको इनहांस करते रह सकते हैं। वैसे अगर आपको लोग अच्छे लगेंगे तो आप उनको रिटेन करने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन ये करते भी है। तो मैं चाहूंगी दर्शकों को बताने के लिए कि आप, और डेवलपमेंट सेक्टर अगर खड़ा है तो उसी पे खड़ा रहे, और खड़ा रहेगा उसी पे खड़ा रहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो है दुनिया के पास, वो आपको देना भी चाहेंगे। आपका काम जो है आपकी इंटीग्रिटी बताता है, आपके वैल्यूज बताता है।
तो स्किल्स के साथ साथ ये भी हमको ध्यान रखना है कि हम कितना स्विच कर रहे हैं, क्योंकि आज हम टर्नओवर की भी देखते हैं कि कितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, क्या हम इम्पैक्ट को 1 या 2 साल में मेजर कर सकते हैं, हम इतने बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमको समझने की जरूरत है। और स्किल्स ऐसे है क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन ग्रो करता है, तो आपके स्किल्स हमेशा आपको इनहांस करने ही पड़ते हैं, बट वैल्यू जो है वो आपको बहुत रूटेड रखते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन से वो ये सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। मैं एक चीज लास्ट सॉरी ऐड करना चाहता हूँ प्लीज कि one thing which is there in the corporate in the development sector which is not so common in corporate sector is patience. ठीक है, patience जो आपको gratification मिलता है, I'm not talking about financial gratification, I'm talking about your work getting completed and you achieving impact or achieving the goal, right? यहाँ पे goals are very large, much longer term, and it is often that you will feel कि अरे यार मैंने 6 महीने काम किया अभी तक impact नहीं दिख रहा. That is because आपको उसका impact अगर 1.5 साल दिखेगा, आपको उसका 1.5 साल का काम करना पड़ेगा, and that जब वो आएगा तो वो बहुत खुशी होती है वो दिखने में. But that patience is something which is not so common, especially in the tech world that we live in, where you're looking at, say for example, cliche example is कि आप देख रहे हो कि अरे यार कितने users grow गए overnight, आपने Facebook कैंपेन किया, यूजर्स ग्रो गए. दैट इज नॉट हाउ द डेवलपमेंट सेक्टर वर्क्स इन जनरल. एब्सोल्युटली राइट. ये बहुत जरूरी है समझना. दैट इज वन थिंग. एंड अनदर सम स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू नीड व्हिच आर जनरल फॉर डेवलपमेंट सेक्टर, रिसर्च, data. So these are some skills which are there in the corporate life also and development. So research and data is something which you can use across any kind of organization, any theme that you're working in. So definitely you can always try and build those skills if you're not getting them in your day-to-day experience. दीपाली जी, मैं यही चीज आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब आपने स्टार्ट किया था एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू आर रिक्रूटिंग यंग टैलेंट्स, तो आप क्या स्पेसिफिक टैलेंट्स आप देखते हैं और क्या एक स्पेसिफिक टैलेंट्स होना चाहिए अगर कोई डेवलपमेंट सेक्टर में आना चाहे, तो क्या क्या स्किल्स उसके बेयर मिनिमम स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि ही कैन एंटर इनटू दिस डेवलपमेंट सेक्टर और वो रीजनेबली गुड काम भी कर सके? तो मैं क्या देखती हूँ, डेफिनेटली मैं आऊंगी, बट हर कोई अपने अपने तरीके से देखता है डेवलपमेंट सेक्टर में, बिकॉज इट्स अ बेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज पे भी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, उस बेस पे दे आर रिक्रूटिंग पीपल ऑल्सो. सो ऊर्जा जो है वो ये देखता है कि लोग क्यों डेवलपमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, व्हाट्स द मोटो ऑफ देम, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ये हमको बताता है कि वो कितना हमारे साथ ये जर्नी में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है हम सबको कि रिसोर्सेज बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन जितना कॉर्पोरेट में उतना ही कंपटीशन अभी लोगों ने इस सेक्टर्स में भी किया है, क्योंकि फंडिंग बहुत लिमिटेड है. कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग जाएगा ये डिसाइड करना फंडर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, उनके अपने एक पर्सपेक्टिव्स रहते हैं. ऐसे वक्त में ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि लोग कितना कमिटमेंट दे रहे हैं, समझना कि वो कितना टाइम कमिटमेंट देना चाहेंगे, कि वो कितना जल्दी मूव करना चाहेंगे, उनके लाइफ के गोल्स क्या हैं, वेयर दे वांट टू टेक इट देमसेल्व्स, ये बहुत बार इम्पोर्टेंस होता है. कभी कभी इंटरव्यूज में हम 1-2 ऐसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि जहाँ पे वो कहाँ चेंज हुए, वो कहाँ उनके वैल्यू जो है वो स्टैंड नहीं कर पाए, तो ये देखते हैं. स्मार्टनेस भी डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, आप कितना स्पॉन्टेनियस है, आप कितना कॉन्शियस है, आप कितना जो है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं. तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं, वो अपनी ग्रोथ को या अपनी इम्प्रूवमेंट एरियाज को भी समझ रहे क्या, क्योंकि जब इंसान खुद को समझता है तो वो दूसरे के प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और उस पर काम कर सकता है. तो हम इंटरव्यूज में ज्यादातर इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं कि वो कौन से 2 एरियाज है जहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे, एज अ स्किल वाइज और एज अ इंडिविजुअल्स, एज अ ह्यूमन बीइंग करके. तो जब हम इस तरीके से पूछते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना अपने आप को समझने के प्रोसेस में रहता है, ताकि वो एज अ टीम करके जो है वो कितना प्लेयर बन सकता है. बिकॉज दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ डेवलपमेंट सेक्टर ना, आप अकेले नहीं कुछ कर सकते, यू नीड अ टीम. और वो टीम प्लेयर बनने के लिए आप कितना कॉन्फ्लिक्ट को बनाएंगे या कॉन्फ्लिक्ट को कम करेंगे. तो ये सारी जो चीजें, तो बिहेवियरल ट्रेट जो होते हैं, जो विच इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ आवर लोक नीति का था, कि आप आपके ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड स्किल्स तो डेफिनेटली देखे जाते जो
कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं कि आपके लैंग्वेज किस तरीके से हैं, आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसे, आपके कंप्यूटर स्किल्स कैसे हैं। एंड एक्स्ट्रा स्किल जो होते हैं कि अगर आपके पास कुछ रिसर्च बैकग्राउंड से वगैरह, अगर आप उस प्रोफाइल के लिए हो। बट अगर कोर स्किल देखा जाए तो एक तो पर्सनालिटी ट्रेट जो है आपका, विजन और ये सारी चीजें, और बेसिक स्किल से भी जो है आप डेवलपमेंट सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपके स्किल्स को मजबूत करने के लिए मदद करता है। आपको बताता है कि आपको रिसर्च की ओर जाना है, आपको बताता है कि आपको एज ए लीडर करके बनना है, आपको डायरेक्टर करके बनना है। वो एक्सपीरियंस आपको इस स्किल्स को और थोड़ा सा मजबूत करता है, इनहांस करता है। एग्जैक्टली ट्रू। ये जैसे अभी दीपाली जी ने बोला बिहेवियर साइंस और बिहेवियर चेंज और ये डिजाइन थिंकिंग, करण हमारी इंटरेक्शन में एंड आई हैव सीन कि ये सारी चीजें आपके काम में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। यू आर डिजाइनिंग इंटरवेंशन, यू आर डिजाइनिंग प्रोग्राम इंटरवेंशंस। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसमें डिजाइन थिंकिंग, बिहेवियर चेंज का बहुत ज्यादा ही उसमें स्कोप है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा वो आप अपने काम को रेफरेंस देके और बिहेवियर साइंस डिजाइन थिंकिंग का क्या उसमें एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, उसका क्या कॉन्सेप्ट है एंड हाउ इट इज गेटिंग डे बाय डे गेटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ दीज थिंग्स गेटिंग नो लार्जर डे बाय डे। यू आर ऑन म्यूट करण, यू आर ऑन म्यूट। Great question. Actually, तो ये actually if you read anything about development sector, it says the fundamental of development is behavior change. Because आप क्या कर रहे हो, लोग किसी तरह कुछ कर रहे हैं, right? Obviously, they are doing something which is putting them in the current position, which may or may not be for the best, and that's why you want to get them from position A to position B so that their situation improves. Obviously, there are other factors which are playing to that and which because of which they're in the situation, but to some extent if you change that behavior they can come out of that situation. So behavior change is the fundamental. So understanding behavior science, behavior design is critical to any development program, whatever you're doing, right? What is behavior change? Behavior change की अलग theories होती है. Like one of the biggest theories that we learned, which is what my organization is named after, is called the nudge, right? Nudge क्या होता है? Nudge के नॉर्मल आप डे टू डे एग्जांपल्स कैसे देख सकते हैं, हमें जो सिखाए भी थे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे अगर कोई एयरपोर्ट में डस्टबिन के पास फुटस्टेप्स बने होते हैं, क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो दे शो यू कि वो आपको कॉर्नर ऑफ द आई दिखता है कि हाँ फुटस्टेप्स है, यू सी द डस्टबिन, और वहां पे देखा गया है कि लिटरिंग कम हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि बुफे में अगर आप प्लेट छोटी कर दो तो लोग कम खाने लग जाते हैं, okay, things like that. So these are called nudges. These are small things that you change in the environment of the people around them so that their behavior changes for the better, right? For the better, not from your point of view, from their point of view. So before understanding behavior change is why I said you need to do your research very, very well. Deep research, thorough research, understanding the person you are trying to help. क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, क्योंकि हम किसी और एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो it's very, very wrong, in fact ethically also, to create a development solution without understanding the requirement of the person, not what they say or what they do, but also by noticing how they answer the question, what are they saying, who are the people around them. So behavior change is not only in designing of the solution. Yeah, I think there is a lack. ठीक है, जब तक करण ज्वाइन करता है हम सबको। सो दीपाली जी, माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हेन यू जॉइन द कोर्स, या फिर व्हाट द थिंग्स यू वर लैकिंग, या व्हाट स्किल्स यू थॉट विल बी बेटर फॉर यू टू परस्यू सो दैट यू कैन डू बेटर एट योर वर्क स्पेस, और आपने क्या ऐसी स्किल सीखी जो आपने वहां इम्प्लीमेंट की और उसका आपको रिजल्ट भी दिखता है कि हाँ ये कुछ चेंजेस आए हैं। So definitely आशीष, इम्पैक्ट रहा मेरे ग्रोथ में लोक नीति के पूरे स्टडीज का, बट शायद एक्सपीरियंस की वजह से मैं ये कह सकती हूँ ये वाले डाइस पे या ये वाले प्लेटफॉर्म पे, कि ऐसा नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे वो चीजें कहीं ना कहीं वो डॉट्स दिखाई दे रहे थे, इतने सारे डॉट्स हैं, बट वो डॉट्स का जो कनेक्टिविटी है वो शायद मुझे करना आसान हुआ इस कोर्स की वजह से। तो मुझे सिस्टम की गैप समझ में आ रहे थे, सिस्टम्स में मैं क्या चाहती हूँ बदलना ये मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन लोक नीति के जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहे हैं,
उससे मेरे लिए जो चीजें आसान हुई कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। एक जो है कि मेरा अपना एक पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि मेरे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस स्किल काफी स्ट्रांग है एज अ लीडर, एज अ मैनेजर्स करके। बट शायद वो स्किल्स का और यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, एंड वो करने के लिए आपको एक टूल्स की जरूरत होती है। तो आपके बिहेवियर्स में शायद ये ट्रेड्स हैं, या आपकी पर्सनालिटी में वो ट्रेड्स है, बट वो ट्रेड्स को अप्लाई करने के लिए यू नीड सम सॉफ्टवेयर जो होता है वो। तो मेरा हार्ड डिस्क तो बहुत अच्छा था, बट मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो लोकनीति वो ऐसा सॉफ्टवेयर रहा जिसने मेरे हार्ड डिस्क को जो है वो ऑपरेट किया अच्छे से। तो मुझे वो टूल जो है वो लोकनीति से मिले, और जिससे मैंने शायद मेरी ऑर्गेनाइजेशन के 10 साल का जो काम है, या मेरी जिंदगी में जो मेरा 20 साल की जर्नी रही, जहां जहां मुझे लगे कि शायद चीजों को इस तरीके से जो है सिस्टमिक इंटरवेंशन किया जा सकता है, सिस्टम इस तरीके से प्लेस किया जा सकता है, सिस्टम का डेटा जो है इस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, ये मुझे बहुत ही क्लैरिटी मिली, और शायद उसकी वजह से अभी कॉन्फिडेंट भी जो है वो काफी बना। और इसी का जो एक जो हमने बिगनिंग सेशंस ये कहा, जैसे आपने एक तरीके से हमारा शुक्रिया कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि ये जो मुकाम जो हमने हासिल किया उसका एक जो है डेफिनेटली क्रेडिट जो है लोकनीति को जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम मोर, कि आप कौन से ग्राउंड पे जाके बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, द सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। बिकॉज व्हेन करण जैसे बता रहा था कि बिहेवियर चेंज यानी क्या, क्योंकि हम जितना भी इम्पैक्ट चाहते हैं वो सारे इम्पैक्ट करने वाले लोग ह्यूमन बीइंग है, तो वो अपने अपने तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे हैं, और वो बिहेव को ही चेंज करना, उनके माइंडसेट को चेंज करना, तब उनका बिहेवियर चेंज होगा, और बिहेवियर चेंज होगा तब हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो देख पाएंगे। वो एक तरीके की जो पूरी थियरी है आम भाषा में। तो उसके लिए मुझे लगता है कि लोकनीति का जो सिलेबस था वो टूल्स के तरीके से मैंने यूज किया कि हम बिहेवियर्स को जो है वो किस तरीके से समझे, और उसके लिए हमको किस तरीके से काम करने की जरूरत है। इसमें मैं बाकी दर्शकों के लिए भी बता दूं कि लास्ट के जो हम 10-15 मिनट्स होंगे वो हम खोल देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, लास्ट के 15 मिनट्स। मीनवाइल यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इनटू द चैट बॉक्स, या फिर Q&A सेक्शन में जाके आप वहां पे भी क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली दीपाली जी के लिए है या फिर स्पेसिफिकली करण के लिए क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली वहां पुट कर सकते हैं। लास्ट में विल ओपन दिस सेशन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। तो दीपाली जी, इसमें मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा। यू आर द को-फाउंडर ऑफ दिस ऊर्जा ट्रस्ट, you have a lot of responsibilities, आपका पूरा दिन इतना busy रहता है, so how did you find time to complete this course, because it was a very rigorous course? हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ आशीष, तुम्हारे इतने रिमाइंडर मैसेजेस ऑन ग्रुप। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी दर्शकों को बताने के लिए कि ये कोर्स जैसे हमको लग रहा है कि आसान है, वैसा आसान नहीं है, बट इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है। तो रिग्रोस इसलिए है क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट है, और असाइनमेंट भी आपके ग्रोथ के लिए, आपके क्योंकि कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो काफी कम है, तो इतने कम समय में हम सबको बहुत कुछ ज्यादा सीखना है, इसलिए बहुत सारे जो है वो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, या आपको टूल जो है वो सीखने हैं, और वो टूल को आपको प्रैक्टिकम करके जो एक सब्जेक्ट है हमारा इस पूरे कोर्स में, उसमें आपको बताना भी है। इतने सारे सीनियर फैकल्टीज है, आईएस जो है वो आपके पूरे प्रैक्टिकम को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं कि आप जो बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए आप किस तरीके से थियरी ऑफ चेंज करें, आप किस तरीके से थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो मेरे लिए ये कोर्स बहुत मुश्किल जा रहा था, क्योंकि हर वीक असाइनमेंट रहता था, और वो असाइनमेंट आप अगर पॉलिसी लेवल के असाइनमेंट समझते होंगे तो ये होता है कि आप कोई भी चीजें सिर्फ सोचते वो नहीं लिख सकते, यू नीड टू द फाइंड द फैक्ट, आपको डेटा चाहिए, और डेटा यानी आपका खुद का डेटा नहीं, आप किसी और के डेटा को भी रेफर करना होता है, और दुनिया में लोग इतनी सारी चीजें लिखते हैं, उसमें से आपको कौन सा डेटा आपके थीम के साथ या आपके प्रोग्राम के साथ मैच कर रहा है, उसको वापस से अपने सॉर्ट आउट करना, उसको फिल्टर करना, उससे आपने आपके इंटरप्रिटेशंस करना, आपके कंक्लूजन्स करना, और फिर आपने एक असाइनमेंट सबमिट करना। ये पूरा प्रोसेस काफी इंटेंस रहता है, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी गुड प्रोसेस। ये भी मैं कहना चाहूंगी क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी इससे जो है ना वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप इतने थॉट प्रोसेस करते हैं, क्योंकि डेटास में इतना वेरिएशंस होता है, पर्सपेक्टिव में इतने सारे वेरिएशंस मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए,
और आप उसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है या किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पार्टीज है, लेफ्टी से राइटी से, तो आप सोचते हैं ना कि आप कौन से पार्टीज के डायरेक्शन में जाएंगे। वैसे ही परिस्थिति हमारे पास जो पूरा लिटरेचर से या कंटेंट है उसमें। तो इसमें जो मेरे लिए थोड़ा आसान रहा वो ये है क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा फोकस हूँ कि मुझे कौन से दिशा में जाना है, कौन से डायरेक्शंस में जाना है। तो मैंने लोक नीति के असाइनमेंट में ज्यादातर वही सब्जेक्ट चूज किए जो मेरे काम से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग भी ये कोर्स के लिए जाएंगे, और ये सच में बेनिफिट भी करता है क्योंकि जो काम आप 6 महीने या 1 साल बाद करने वाले हैं, ये कोर्स की वजह से मैंने 3 महीने के अंदर किया। मेरा वो जो पूरा प्रोजेक्ट डिजाइनिंग हुआ वो 3 महीने 1 महीने के अंदर हुआ, जिसके लिए शायद मैं 6 महीने थॉट प्रोसेस में लगाती थी। और इसमें मुझे लगता है कि जब आप कहीं ना कहीं आपके काम से जुड़े हुए थीम लेते हैं तो आपकी टीम भी उसमें एक हिस्सा बनती है, भागीदारी करती है, साझेदारी करती है। तो बहुत बार ये होता था कि मैं जितना भी लोक नीति के बैच में सीखती थी, मैं वापस आके अपने टीम के साथ जब शेयर करती थी, वो काफी इंस्पायर होते थे। उनको भी लगता था अरे हमने कुछ सीखा है, और वो भी उस टूल को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए काफी एक्साइटेड होते थे। और उसी का नतीजा ये रहा कि जो असाइनमेंट है वो हमने कोशिश की कि हम टाइम पे जो है वो पूरे करें। क्रेडिट हमको मिले नहीं मिले वो अलग डिस्कशन रहता है बैच का, बट वो कोशिश तो डेफिनेटली रही। तो बिल्कुल संभव है अगर आप एक क्लैरिटी के साथ और पूरी टीम सपोर्ट के साथ करेंगे। और टीम सपोर्ट नहीं होगा तो भी कर सकते हैं, बिकॉज आई सॉ माय अदर बैचमेट जो बहुत ही डेडिकेटली, बिकॉज समवेयर यू वांट टू लर्न दैट स्किल्स कि आप पॉलिसीज लेवल पे किस तरीके से चीजें करना चाहिए, तो वो हो जाता है। जी। Yeah, so Karan has joined us. Karan, we were on the behavior change question. Yeah. I'll just complete my answer. So I was saying, as before going to the solution of how you use behavior change, you have to understand how do you use behavior change in research. So in behavior change, critical is to understand कि you are designing qualitative questions also to understand who the person is. कि for example, आप नॉर्मल डेमोग्राफिक रिसर्च पूछते हैं कि कितने फैमिली में लोग हैं, कितना इनकम है, बट हैव यू एवर थॉट ऑफ पर्सन कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपको दिन में फ्री टाइम मिलता है कि नहीं, आप कभी बाहर घूमने जाते हो गांव से, things like that, right? Getting to know the user is more than just the getting demographic. Then you are designing better solutions because sometimes you are able to get answers which are not there in the quantitative questions. So that is also as important. एक एग्जांपल देना चाहूंगा जब हमने नज एक्चुअली यूज किया और काम किया हमारे काम में. सो बेसिकली our work includes designing interventions for livestock. So basically we try and teach poultry and goatry to rural women who don't have land so as to increase their income or get them a secondary source of income. तो उसमें क्या होता है, दीदी को ना एक शेड बनाना होता है, एक पोल्ट्री शेड, ठीक है. उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, 4-5 हजार रुपए का थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम लगता है. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बिग टास्क फॉर देम. तो शुरू में हम उनको बस सिखाते थे कि दीदी इतना पैसा लगेगा, ये मटेरियल लगेगा और आपको ऐसे बनाना है. हम उनको पूरा मैनुअल दे देते, बट वो हो नहीं रहा था, वो दीदी शेड बनानी ही थी. सो व्हाट वी डिड वाज वी ब्रोक डाउन द प्रोसेस. दिस माय कोलीग एक्चुअली डिजाइन्ड दिस, हु वर्क्स विद मी. उसने क्या कहा कि आप पहले दिन जाके जो हमारे फील्ड एसोसिएट्स थे, बस चॉक मार्किंग कर दो उनके घर के बाहर कि यहाँ पे शेड बनना है. फिर नेक्स्ट डे आप बस बोलो आप सिर्फ ईंट कलेक्ट करो. नेक्स्ट डे यू लाइक ओनली यू कलेक्ट द शेड, ओनली द नेट. तो ऐसे क्या हुआ, व्हेन दे ब्रोक डाउन द प्रोसेस, एक चीज हमें थ्योरी होती है संक कॉस्ट. संक कॉस्ट क्या होता है कि आपने ऑलरेडी इतना काम कर लिया है, अब वेस्ट करने का फायदा नहीं है, लेट्स जस्ट फिनिश इट. तो जब दीदी को संक कॉस्ट लगा, हर रोज बाहर आके वो चॉक मार्किंग देखती थी सुबह, तो उन्होंने बोला अच्छा यहाँ बनना है, यहाँ बनना है. फिर ईट आ गई, फिर नेट आ गया, तो मेरे लाइक अच्छा. एंड देन सडनली जो हमें पहले 1 महीना था काम करने में, वो 2 हफ्ते में होने लग गया. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम फर्स्ट बिफोर यू कैन एक्चुअली डिजाइन. If you understand the problem, then you just generate solutions, do some experiments, and jo chal gaya, then you scale that. That's basically using behavior change and development. Great. And connected to this, there is a very important aspect of monitoring and evaluation. ठीक है, आपने काम कितना भी किया, लेकिन लास्ट में जब तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं रही और उसका इम्पैक्ट कितना रहा, सो दिस इज द कोर ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर का जॉब. तो मैं ये आप दोनों से ही समझना चाहूंगा, ये अपने ऑडियंस के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, कि इम्पैक्ट कोई अगर कॉर्पोरेट से है
किसी ने कॉर्पोरेट में काम किया है या किसी ने कोई डेटा में काम किया है, किसी को थोड़ा सा डेटा का नॉलेज है एंड दे वांट टू शिफ्ट देयर करियर इनटू डेवलपमेंट सेक्टर एंड स्पेसिफिकली मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का. So I want both of you to shed some light on this aspect. ठीक है, I'll go first because I think Dipali will have to answer. Dipali will have more points to add, so I'll just give you the basics. तो मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन में मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं मेनली मेरा डिजाइन में रहता है. मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन टीम थोड़ी कम है, अलग है, बट नॉनदलेस मेरा एक प्रोजेक्ट में मैनेज कर रहा था, उसमें मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन ऐसे होता है कि when you are deciding the objectives of the program, that will actually be metrics of measurement. So what that means is, for example, we are saying that we want to increase the income of X number of farmers by Y amount. So 10,000 farmers का हमें 20,000 रुपए से इनकम इंक्रीज करना है. दैट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव. उसको आप ब्रेक डाउन करोगे कि आपको 1000 फार्मर्स हर क्वार्टर में 500 आपको या 250 हर क्वार्टर में लाने हैं या एग्रीकल्चर सीजन के अकॉर्डिंग लाने हैं. फिर उनकी इनकम को आप ब्रेक डाउन करोगे कि 20,000 लाने के लिए आपको ये इंटरवेंशन करने पड़ेंगे. हर इंटरवेंशन का एक इम्पैक्ट रहेगा कि आपको इस इंटरवेंशन से, तो बेसिकली दैट इज योर फाइनल डिजाइनिंग. बट मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन को आप फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करते हो? थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड थ्योरी ऑफ चेंज. तो थ्योरी ऑफ चेंज में क्या होता है कि it's basically like a strategy process. There is some inputs, then there are activities, then there are outputs and the outcomes. तो हर लेवल पे आपके कुछ मेट्रिक्स होंगे मेजरमेंट करने के लिए कि आप फॉर एग्जांपल कैपिटल आपको होंगे, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, क्या होगी, कितने आपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी, आउटपुट क्या होगा, कितने लोगों ने ट्रेन किया, आउटकम क्या होगा, उस ट्रेनिंग को यूज करके लोग ने अपना इंटरवेंशन इंप्लीमेंट किया कि नहीं. और हर लेवल पे आपके कुछ ना कुछ मेट्रिक्स होंगे मेजरमेंट के कि आपने कितनी ट्रेनिंग करी, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक हाउ आई एक्सप्लेन, राइट. तो हर बड़े इम्पैक्ट के लिए बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज लगते हैं. तो दैट इज बेसिकली यू मेजर दैट एंड वेयरएवर यू सी कि अच्छा हाँ एक्टिविटी लेवल पे, आउटपुट लेवल पे ड्रॉप हो रहा है, देयर यू विल गो टू द डिजाइन टीम एंड से ओके वी नीड टू डू रिसर्च हियर, ये क्यों नहीं चल रहा, एंड देन डिजाइन अगेन एंड मेक करेक्शंस. सो दैट इज ब्रॉडली a basic level of how you do monitoring and evaluation. I'll ask Dipali to add any more on this. So currently almost Ashish एक बहुत ही strategic जो हमारा academic language है उसमें बता दिया है कि what exactly monitoring evaluations. मैं थोड़ा सा इसको आम भाषा में समझाना चाहूंगी कि हम monitoring evaluation करें क्यों, हमने करना क्यों चाहिए. क्योंकि जब हम करना क्यों चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे ये आता है स्टेज. तो करना क्यों है ये समझना हम सबको जरूरी है डेवलपमेंट सेक्टर में कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हम काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं. तो रिसोर्सेज कम है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें, इसका मतलब है हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें. और वो सारे तरीके के रिसोर्सेज, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, आपके काइंड रिसोर्स हो सकते हैं, आपके मॉनिटरी रिसोर्स हो सकते हैं. तो ये सारे रिसोर्स जो हैं उसको यूटिलाइज किस तरीके से करें ये समझने के लिए आपको किसी न किसी तरीके से उसको नियमों में जो है, उसको रूल्स में जो है वो बनाना बहुत जरूरी है. तो वो रूल जो होते हैं उसको इंडिकेटर्स करके हम कहते हैं कि आप किस तरीके से उन चीजों को देखेंगे कि आप किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स यूज करना चाहिए. जैसे हम लोगों को छुट्टियों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना कि लोगों ने इतनी छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते, उनके अटेंडेंस सिस्टम बनाते, आप कितने दिन लोग आए. वैसे ही आपने कितना पैसा यूज किया है किसी सेशंस पे, तो उसका रिजल्ट कितना आया है वो समझने के लिए आपको उसके मापदंड बनाना बहुत जरूरी होता है. तो मॉनिटरिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस अगर हमको समझ में आएगा तो स्ट्रैटेजी जो है, हम ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक काफी बड़ा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे किसी तरीके से एक रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, हम इंडिकेटर जो है उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं मेजर करने के लिए. बट ये बहुत ही जरूरी है ये हम इसको समझना कि अगर हम बदलाव को चाहते हैं तो हमको मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम को जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर लाना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि हम काम में इतने खो जाते हैं और वो करते करते कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है कि हमको कितनी चीजें जो है वो एक टाइमलाइन के साथ करनी है. क्योंकि जो काम आज करें, जो स्ट्रैटेजी आप आज यूज करें, अगर आपने उसको टाइमलाइन के साथ ठीक से नहीं समझा
तो 5 साल के बाद आप सेम स्ट्रेटेजी और सेम रिसोर्सेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उसका एक उदाहरण अगर हम देखें, शायद हमारी सरकार करती होगी, पर उनके वो डिसीजन बनने के लिए टाइम जाते होंगे। डिसीजन भी हमारे मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का एक पार्ट होता है। अगर हम देखें कि कभी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनते, बजट आज सैंक्शन होते, उस बजट को लागू करते करते 2 साल होते हैं, बट तब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सीमेंट और जो कंस्ट्रक्शन के जो बाकी चीजें उसके रेट तो अलग थे ना। फिर आप क्या करते हैं उसके क्वालिटीज में, क्योंकि 2 साल के बाद जब बजट सैंक्शन हो रहा है तो आपको उतने कम पैसों में उन चीजों को जो है वो पूरा करना है, तो आप रिसोर्सेस के कम होने के कारण आप क्वालिटी में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो आप उस विजन को, उस ब्रिज को या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिले करते हैं जब तक आप नए रिसोर्सेस लाएं उसको कंप्लीट करने के लिए। और ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जो एग्जैक्टली हम करना चाहते हैं उसको उस टाइम में हम खत्म नहीं करते, और हमारा जो एक्सपेक्टेड गोल है वो उतना लंबा ही चला जाता है। इसलिए मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे करण ने समझाया हमको कि हम कितना दे रहे हैं, हम कितना इनपुट्स करें, उसके इंडिकेटर होना चाहिए। हमने जितना दिया है उससे क्या निकला है, उसके मेजर इंडिकेटर्स भी हमने पहले से डिसाइड करने चाहिए। और हमने जो लिया है उसके बाद हमारा लार्जर आउटपुट क्या होगा उसके भी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो सस्टेनेबिलिटी को जो है वो वैल्यू करता है। तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबिलिटी को जो इंश्योर करता है कि हम ये कर पाएंगे। बराबर, वेरी ट्रू। दीपाली जी, इसी के साथ मैं ये भी चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बता दें, दीपाली जी आप भी, करण आप भी, कि कोई अगर इसमें कैरियर देख रहा है डेटा एनालिसिस में या फिर काइंड ऑफ मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट में, तो क्या टेक्निकल स्किल्स वो देख के आए, क्या टेक्निकल स्किल्स का वो थोड़ा सा हिसाब लगा के आए कि वहां पे उसको जरूरत पड़ेगी उसकी टू गेट इनटू दिस स्पेस, अगर हम बात करें सिर्फ उसमें एंटर करने की। Karan, you want to answer or shall I go ahead? You can go ahead on this. अच्छा, तो मैं मेरे अनुभव से बताती हूँ कि मेरे जो ये जो कंप्यूटर वाले सॉफ्ट स्किल्स थे तो वो बहुत बाद में डेवलप हुए एज ए इंडिविजुअल्स करके मैं मेरी जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में। बट डेटा कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे समझ में आता था। तो शायद हम उसको हार्ड कॉपीज में अलग अलग तरीके से मेंटेन कर सकते थे, जो मैंने अपने लेवल पे किया। उसको हम सॉफ्टवेयर आए, अलग अलग तरीके के डेटा सिस्टम आए और फिर हम उसको डालते गए, जो डेफिनेटली यूजफुल है क्योंकि वो थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है और आपके टाइम को भी जो है वो सेव करता है, और साथ में जो आप जो रिजल्ट दिखाना चाहते हैं उसको बहुत इजीली वो आपको कंक्लूड करके देता है। तो एक लेवल पे जो डेटा सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के कारण जो होता है इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है, जो आपको मैन्युअली करने में डिफिकल्ट होता है। बट कहीं ना कहीं ये कहना बहुत ही जरूरी है कि हाँ, डेटा एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेटा रखने की भी समझ होनी चाहिए। डेटा के सिस्टम्स क्या लाएंगे वो डेफिनेटली एक लेवल के स्किल्स होते हैं, बट डेटा रखना चाहिए, कौन सा डेटा रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, ये एक क्लैरिटी और एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फिर आप उसके लिए जो है बहुत अलग अलग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। और डेटा एनालिसिस के लिए मुझे लगता है अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और कोर्सेस हैं, तो आप जो भी करेंगे वहां से आप शुरू कर सकते हैं और फिर आप उसको बिल्ड करते जा सकते हैं। और अभी तो गूगल एक अपना यूनिवर्सिटी है खुद का, तो आपने एक स्किल के साथ अगर डेटा एनालिसिस में एंटर किया तो फिर बाद में आप खुद से मास्टर बन के अपने नए सॉफ्टवेयर या अपने नए एक्सेल शीट्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो दैट्स अ पॉसिबिलिटीज एनीथिंग। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि also within when looking at technical skills ना, डेवलपमेंट सेक्टर इज नॉट जस्ट नॉन प्रॉफिट्स। आपकी जो टेक्निकल स्किल्स आप में इंटरेस्ट है या आपके ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके अकॉर्डिंग आप टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ढूंढ सकते हैं। देयर इज ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस, then there are slightly larger organizations which are working on state or national level, then there are research organizations which work on only policy research or even development research, then there are new agencies like which work on, अगर आपकी communication skills है, Indian Development Review है, 2-3 और है जो which work on publishing development based articles and things like that, then there are funding and donor agencies and CSR. तो हर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स, हार्ड स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है एंड उसी के अकॉर्डिंग वो लोग जॉब ओपनिंग्स देते हैं। तो आई वुड से when you are looking for development sector jobs, look at these different 3-4 types of different types of sectors
and see where your skills fit or where the skills you want to develop can fit. तो that will be a way to go about it. एक अच्छा आर्टिकल है IDR का, मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोग को भेजता हूँ, which summarizes this whole thing very well. Perfect. Karan, you are more into program designing, implementation, intervention designing. So if you want to add something, any learning from Lokniti या from any of the courses into your this thing, मैं थोड़ा सा promotion कर रहा हूँ. हाँ नहीं definitely. In fact यही सबसे अच्छा, I think that's why I felt great while doing the course was there were times where it was working both ways, where my experience was I have actually, now I'll reveal it, मैंने अपना एक काम में जो मुझे काम में रिसर्च करना था, something called farmer producer organizations, ठीक है, FPOs बोलते हैं उन्हें, उसमें मुझे एक बहुत डिटेल रिसर्च करना था काम के लिए, वो actually I submitted as an assignment in my work at Lokniti. So basically वो actually that's how closely my work and my job was related, that the kind of work I was doing was actually what the Lokniti was teaching. So one thing great about Lokniti was that it was very practical. It was very grounded in what the work today is in the development sector and what kind of skills you require to work in the development sector. So we had behavior change, which we've spoken about. Then we had an entire subject called research, wherein we were taught how to do research, how you're taught to use Google Scholar, how do you cite articles, who do you know, which kind of papers are relevant to you, which are not relevant to you. That kind of skills are very, very important, because before you do primary research, even in my program design, I have to do both kinds of research, secondary and primary. But before I jump into primary, I need to do secondary reading to understand which direction I need to take. So that research was, for example, taught to me in Lokniti. Then we had all kinds of subjects, research, data. Then there was data also, obviously very important. Data visualization, हाँ, practicum तो main वाला था, और अपने technical subjects थे obviously economics and politics of public policy, which is more general, which understand how societies function. And that's what I was saying, जो मैं शुरू में बोल रहा था कि what are the macro factors within which we function, right? कि markets क्यों ऐसे function होते हैं, या फिर हम, once you understand policy, what happens is it just helps you make sense of how society functions and why we make certain decisions the way we do, right? कि आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी एक्चुअली पॉलिसी में बेस्ड है, राइट? कि आपकी नॉन प्रॉफिट हो या फॉर प्रॉफिट हो, यू कैन ओनली मेक अ स्ट्रैटेजी विद इन द रेल्म्स ऑफ पॉलिसी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई थिंक पॉलिसी कैन बी डन बाय एनीवन. That's the point. Like, because whether you're a corporate person, techie, whether you're in a development sector, कोई भी कर सकता है, because it tells you why we do things the way we do things. I think that is one of the questions it answers. तो research, data हो गया, communication हो गया. We are taught how to write, storytelling, data visualization. These are the even that the OPED also. OPED writing. These softer skills of how to present, because one thing development sector also needs and is developing now is that the ability to sell itself, right? It sounds so wrong कि हमें भी बेचना पड़ता है, but it is true, right? Because we are also looking for fundraising. We are also trying to make an impact at a larger scale. So how to sell itself is like, how do you write an op-ed? How do you present your data? How do you present your project or the thing you want to pitch in a storytelling manner? There was actually a creative director from Hyderabad who came to us and gave us a couple of special lectures on how to present data in a storytelling manner, which was very interesting. So these are the kind of, softer practical things that Lokniti teaches, which I'm not sure is there anywhere else. But yeah, I think those are my biggest takeaways, which are very useful in my day-to-day work as well. And as I said, I did get this job on the realms of कि मैंने public policy certification किया है. उनकी जो assignment थी, मेरी job की assignment, which required very deep secondary research, is where I saw my skills. I was planning to come on this question, but if you have started, थोड़ा सा इसका background देके, we have very less time remaining, but everyone would love to know this. How did you came to this? So basically, I'll tell you the story now quickly. That see, इसमें जो एक subject होता है practicum क्या होता है? It's like your final summation for Lokniti to get your certification. Is like it's a partner based project. एक partner select करते हो और आपको एक problem statement choose करना होता है और उस पे एक solution present करना होता है, ठीक है? But a development based welfare solution. तो उसमें मेरा partner का emissions from methane emissions from rice tha. So basically, how do you create sustainable food systems was our big problem. So we got connected to CEW, this climate policy think tank,
through one of the professors, because we were told ki speak to industry professionals to get a perspective of whether the solution that you're designing and the problem you're understanding, have you understood it properly. So I got connected to them, and during my call with the CEW person, point of contact, when we were talking to him, he told us that, me and my partner, that you should apply, you know, maybe you guys can get in, I think you have the skills. So उस time तो मैंने सोचा नहीं, अभी मैं job कर रहा हूँ, अभी I'm fine. When I graduated, I started thinking about that I want to go into the space, and 2 weeks before that, my partner actually got an internship with them, and she Twinkle, okay, she's working with them now, and then I applied, and then over the last 1.5 months, there was a hiring process, interviews, and my research required, my assignment for the job required me to do some second research on Andhra Pradesh agriculture. I contacted Nandita, one of our professors, to help me with the data. So it's not only the skills, but also the networks that you little bit build, which also help a lot. So that's the story. Perfect. Dipali ji, we want to conclude with your last remarks for our audience, and about this thing, learnings from the Lokniti. So as I said previously also कि definitely लोकनीति के जो subject अभी इतने counted किए करण में, इतने सारे variations थे, तो वो एक काफी enhance किया, capacity जो है वो enhance किया, एक understanding build हुआ है कि what exactly policies, क्योंकि आप draft तो कुछ भी कर सकते हैं, but what exactly you want to mean and what you exactly want to achieve, ये जो है वो काफी अच्छे से जो है skills मुझे लग रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस कोर्स जो है वो बिल्ड हुए हैं. डेटा एनालिसिस का जो एक पूरा स्पेक्ट्रम, जो एक पूरा डोमेन था, मुझे लग रहा है कि उसमें मैंने बहुत चीजें सी, यानी वो जो रिसर्च में हमको जो बताया गया था कि वो किस तरीके से आप एक्यूरेट डेटा को जो है वो आपके रिसर्च में यूज कर सकते हैं, और उसके आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, बिकॉज द सोर्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर रिसर्च, कि आप कहाँ से डेटा लेके आ रहे. तो वो सारे टेक्निक भी जो थे वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रहे. उसके साथ साथ मुझे लगता है कि वन इज अ वेरी ट्रू, आईसीपी का जो एक खुद का नाम है, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का, तो उससे एक क्रेडिबिलिटी भी जो है कि व्हेन यू आर डूइंग अ कोर्स फ्रॉम द इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, so there is a trust on the faculty, there is a trust on the system and the syllabus कि आपने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा. आपका खुद का कैपेसिटी कितना होगा, that's a different story, but आपको दिया तो डेफिनेटली बहुत कुछ होगा, तो वो आएगा ही आएगा. तो वो मुझे लगता है कि लोकनीति के कोर्स से रहेगा. एक जो और भी चीज है कि अगेन इट्स बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कि आप खुद की कितनी क्षमता है सोचने की, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो आपको अपनी तरीके से देता है, बट जब आपको कुछ चीजें लगती है कि नहीं आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए या आप कुछ और भी ढूंढ रहे हैं, तो शायद वो भी कैपेसिटी जब है, आप जब इस तरीके के कोर्सेस में इनरोल करते हैं, आप जब इस तरीके के इंस्टीट्यूट में इनरोल करते हैं, तो और भी बढ़ जाती है, वो क्षमता बढ़ जाती है कि आप और क्या ढूंढ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वो भी जो है मुझे कहीं ना कहीं एक स्पार्क मुझे रहा कि मैं जो ढूंढ रही हूँ उसमें और मेरी खोज जो है मुझे लगी कि और करने की बाकी है. तो मुझे लगता है कि दोज आर वेरी बिगनर जो पॉलिसीज में जो है चीजें समझना चाहते हैं, और हमारे जैसे हो, जैसे करण और मैं, कि हम अपनी कुछ चीजें भी जो है एक टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकम इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो हमको सपोर्ट करता है कि टू अचीव योर गोल, तो वो भी जो है इसको जोड़ सकते हैं. परफेक्ट. अच्छा, वी हैव सम क्वेश्चन. सम्यक चैट में क्वेश्चंस लोग नहीं पूछ पा रहे हैं. एक बार थोड़ा सा विल यू लुक इनटू इट कि लोग क्वेश्चंस पूछ पाए. We have some questions. Karan, एक question है, when do you think is the right time, or when do you know you are ready to take the plunge and act on your ideas passion full time? I think this is related to your switch from corporate to social development sector. देखो, this is a question I've been asked, but you know, I think it's there are some very practical factors which have to be taken into account. देखिए, मैंने प्लंज तो इसलिए लिया आउट ऑफ काइंड ऑफ माय सिचुएशन. इट वाज नॉट कि मैंने यू नो आई हैड जस्ट शट माय स्टार्टअप डाउन एंड कोविड हैपेंड, राइट? लॉकडाउन हैपेंड, आई वाज एट होम. इट्स नॉट लाइक आई वाज able to go out, explore, look for jobs, even travel, do any other thing. So I was just sitting at home and reflecting karna kya hai. So I didn't have a choice but to the situation itself created, the environment itself created an opportunity where I could have made a switch, right? Also, there is no right or wrong time, right? The time is कि आप
I had 3.5 years experience. I was still very fresh into, let's say, the working sector in general, right? Into my working age. So it was not ki I had done like 20 years of work. In fact, that's also there is no right time, because our own organization has launched something called Indian Administrative Fellowship, where 25-year professionals, corporate, are given an opportunity to work directly with principal secretaries at the government level to do development jobs, right? So everything there is, aapka man kya hai? Do you think you are, if you think this kind of plunge or thing might take some time to financially make you comfortable, then practically you have to think about, do I have enough savings, for example, to get me over that period where I'm comfortable again. Do you have, you're at personal level, are you stable, are you comfortable? So smaller things, do you have support, right? These are little bit things you need to do look at when you're doing switching over, or when you're taking a plunge into an idea, because there is a risk factor involved. But saying that there is no right or wrong time. If you feel ki I'm done with what I'm doing now and I'm ready to do this, I would say before taking the plunge, obviously do sit down, do heavy research, do designing, run your ideas through, do some experimentation, get your MVP ready, and then take the full-time plunge. But yes, don't take into the plunge because ekdam se, you get like a emotional outburst. But yes, give it some thought, give it a few months, be comfortable financially, emotionally, and personally, and then I think you should be ready. There's no right or wrong time. You can be new into the sector, you can be 20 years into experience, doesn't matter. Yeah. So great. So there is another question which is kind of similar. How can someone migrate from corporate to social development sector, and what kind of skills are required? So इसका जवाब तो दे चुके हैं, but if anybody from दीपाली जी, आप या करण को इसको briefly इसका देना चाहें जवाब तो. How can someone migrate from corporate to social development sector, and what kind of skills required? मुझे लग रहा है जैसे आशीष आपने कहा कि ऑलरेडी इसको हमने अभी की चर्चा में अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है कि, और अभी जो खास करके करण ने क्लोजर के वक्त बताया कि आपको जब भी मन लगे कि आपको चीजें कुछ और करनी है और आप उसमें खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि तब आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कीपिंग इन माइंड कि आप कितने तैयार हो, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई है. आपके खुद के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, आपके चेंज के लिए आपकी कितनी तैयारी है, तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं. और जो उसके साथ जुड़ा हुआ एक जो और है कि क्या स्किल्स की जरूरत है, तो हम बहुत सारी लिस्ट कर सकते हैं स्किल्स की कि और बहुत सारे स्किल्स आपके जॉब प्रोफाइल्स के साथ जुड़े हुए रहेंगे. बट अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर के कोर को देखना चाहेंगे तो इट्स टॉकिंग अबाउट द चेंज. तो अगर आप बदलाव करने के लिए कोई भी स्किल्स के साथ आते हैं, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं. बट पैशन जो है और पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है. ये दो इमीडिएट स्किल्स के साथ अगर आप इसमें कूद भी जाते हो और आ भी जाते हो तो आप सरवाइव कर सकते हैं. और बाकी स्किल्स को तो आप बिल्ड करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस गोल को आपको अचीव करना है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो कोई भी सेक्टर्स हो. कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, ये तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ड स्किल्स तो विल बी जॉब स्पेसिफिक एज शी इज सेइंग, राइट? रिसर्च है, डेटा है, टेक है, तो वो आपको डिपेंड करेगा. बट डेवलपमेंट सेक्टर में जैसे करंट की बहुत बार ये इस तरीके के भी जॉब प्रोफाइल जो होते हैं, तो आप उस स्किल्स के साथ भी जो है शायद आप बहुत डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते, बट आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करने वाले टीम को जो है वो सपोर्टिव रोल्स में भी काम कर सकते हैं. तो आप इस तरीके के जो स्किल्स के साथ भी जो है वो एंटर कर सकते हैं. करण, एक क्वेश्चन आपके लिए है. फॉर करण, हाउ इज द गवर्नमेंट लेवल एंगेजमेंट been with the program? Okay. Very deep actually. We are in partnership with the government. My project that I'm working on currently is with the Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission. अगर आप लोग ने सुना हो, एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जो आई थिंक 2010 या 11 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया था, और हर स्टेट में एक चैप्टर होता है. उसमें वो क्या करते हैं, they create these things called self-help groups for women, and through them they basically inculcate better financial habits, savings, and then use that platform to do livelihood interventions.
by giving them a grant to say start a new livelihood, start something new, चाहे वो किराना स्टोर हो, गोट्री हो, एग्रीकल्चर हो, तो you can use that platform to access loans and grants. तो हमारा exactly वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट उसके ऊपर लेड है. तो फॉर एग्जांपल जो हम लाइवलीहुड इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं, वो हम उसमें वी कीप इट इन माइंड कि हमें उन विमेन के साथ ही काम करना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है. तो हमारा मोबिलाइजेशन प्रोसेस ही क्या रहता है कि हम पहले हम ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा MOU है, पार्टनरशिप है उत्तर प्रदेश के साथ. तो वी विल गो टू देम, दे विल टेल अस विलेजर हाउस होल्ड सिलेक्शन कैसे करना है. Then they will connect us to the self help group का जो मेन लीडर होगी, प्रेसिडेंट होगी. She will then connect us, then we will do a meeting. ऐसे करके हम काम करते हैं. And directly the idea is that how do we work with the government is that we will design a proof of concept. एक pilot design करेंगे, ठीक है. For example, if you think in starter terms, आप एक proof of concept idea product design करोगे, आप शो करोगे कि ये चलता है, ये सस्टेनेबल है, स्केलेबल है. ये दो जो शब्द है, ये आप मान लो ये डेवलपमेंट सेक्टर के गोल्डन रूल्स है. Sustainability means कि आप 3 साल बाद या 5 साल बाद when you pull out of the program, when the program is over, do the women continue to either remain or improve their status without you being there. And scale means that how quickly can you impact the most number of people at a time, right? So these two things are important. If you show sustainability and scalability in your proof of concept, then the government has agreed that they will take over the program. We will become technical partners and they will do implementation and implement it all across all 75 districts of UP. So that is how we work with the government. Okay. And how what does the organization do to design that is that you have to very clearly and deeply understand how the government structure is, how do they function, and then design the program accordingly. आपने एक program design कर दिया जो ठीक है, sustainable, scalable है, but उसमें इतने ज़्यादा resources लगते हैं कि government नहीं कर सकती, तो फिर वो then the partnership doesn't work. So you have to also keep in mind it has to be lean, and the structure that you're building in your program is a mirror of the government structure, so that they can copy that and paste it for their own implementation. एक और भी चीज होती है करण, जैसे बता रहा है कि एक जो है कि आप गवर्नमेंट क्या चाहता है उस तरीके से जो है कुछ चीजें जो है वो डिजाइन करके कर सकते हैं. बट कहीं कहीं जगह पे ऐसे होगा कि अगर वो नीड है, कम्युनिटीज नीड है, तो शायद हमको उसको अलग तरीके से भी डिजाइन करना पड़ता है, जहाँ पे रिसोर्सेज शायद हमारे पास नहीं होंगे और गवर्नमेंट को वो डालने ही पड़ेंगे. तो वो जो है उसके लिए अलग तरीके के स्ट्रैटेजिक जो है, जिसमें हम थियरी ऑफ चेंज में बात कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी लेवल का अगर चेंज लाना है तो आपको पीयर प्रेशर किस तरीके से बनाने पड़ेंगे, आपके कम्युनिटी मोबिलाइजेशंस के ग्रुप को आपके कैसे, क्योंकि रिसोर्सेज शायद एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम सबको लाना बहुत मुश्किल है, उतने रिसोर्स जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है मास लेवल पे या स्केल लेवल पे चेंज करने के लिए. तो वो बट पॉलिसी तो हमको बदलाव लानी ही लानी. तो ऐसे वक्त में जो है वो हमको वाइस वर्से तरीके से भी काम करना पॉसिबल है पॉलिसी इंटरवेंशंस में. बट उसके लिए मेहनत और पेशेंस जो है वो ज्यादा लगेगी, काफी ज्यादा हमको कांस्टेंट फॉलोअप जो है वो सिस्टम के साथ करते रहने पड़ेंगे वैसे. ठीक है. दीपाली जी और करण, एक सवाल और है. व्हेन यू से इंक्रीज इम्पैक्ट, व्हाट ऑल मैट्रिक्स डज इम्पैक्ट इवैल्यूएशन इंक्लूड? आप ऐसे कोई इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहे? Dipali, you want to take this or should I? You take it because you already. So you want to understand how impact evaluation works? Is that the question? Could you repeat? Okay, so impact evaluation, I think I covered this briefly in the monitoring and evaluation question. कि impact evaluation का मेरा बहुत simple understanding है, मैंने ज़्यादा किया नहीं. As I said that I work on the design side of things. Impact evaluation basically means obviously you understand the final impact and then you work backwards to understand, to achieve that impact, what are the steps involved, and at every step there has to be metrics of measurement कि आप हर step का जो है वो थ्योरी ऑफ चेंज जो मैंने समझाया था कि इनपुट, एक्टिविटी, आउटपुट, आउटकम, तो हर लेवल पे आपको एक मेट्रिक बनाना पड़ेगा कि ये अगर ये मेट्रिक डेटा पॉइंट हमने अचीव कर लिया, ये मैच हो गया है, तो मतलब ये अचीव हो गया. देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल यू रीच द इम्पैक्ट मेट्रिक which is your final one. Let's say improve education or get more girls to school or things like, or increase the incomes of farmers. So that is your final impact. But to reach that impact, there are multiple steps involved, and every step there should be a performance measurement metric. And if that is being met, then you mean that you are closer to impact. And if it's not being met, then you need to make changes in the design or the people or whatever that data point is telling you. So सिर्फ इसमें ऐड करते हुए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए कि इम्पैक्ट जो है
वो जो हम देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कहीं पे तो समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम उसको बदलना चाहते हैं, इम्पैक्ट दे। तो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे जो है वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमको शायद दिखते वक्त वो प्रॉब्लम एक दिखाई दे रहा है, बट जब हम चेंज की ओर काम करते जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम पे काम करते वक्त हम बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट करते जा रहे हैं। तो वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम प्रॉब्लम को लिस्टेड डाउन करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम की वजह से हमारे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो वो जो मैट्रिक्स करण बोल रहा है इसका मतलब है कि हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो जो बदलाव है उसको हमको लिस्टेड डाउन करना है और फिर उस बदलाव को अचीव करने के लिए वापस से उसको मेजर करने के लिए आपके क्या क्या इंडिकेटर्स है। तो आप ये बताते हैं कि आप इतने लोगों के साथ जो है अपनी बात पहुंचाएंगे, तो वो पहुंचाने के लिए आपके मैट्रिक्स क्या हैं, आप कैसे जो है काउंट करेंगे कि आप इतने लोगों तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से जो है इम्पैक्ट के इंडिकेटर जो है वो बनाए जाते हैं और फिर उसका एक इवैल्यूएशन होता है कि आपने जो पहला सेट किया था उस इम्पैक्ट को अचीव करने के लिए जो इंडिकेटर सेट किए थे, जो रिसोर्सेस अपने सेट किए थे, क्योंकि आपने कुछ सोचा होगा कि आप अगर इस इम्पैक्ट को अचीव करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इतने लोगों की जरूरत होगी, इतने रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो जब भी आप उस इम्पैक्ट को अचीव किया या आपको लगता है, उसके बाद आप उसका एक इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आपने उसको कितने समय में अचीव किया, कि आपने उतने रिसोर्सेज के साथ अचीव किया, क्या आप जितना चाहते थे उतना इम्पैक्ट आपने जो है वो अचीव किया। तो उसका एक प्रोसेस जो होता है वो भी एक स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया जाता है कि उसके एक अलग तरीके से जो है क्वेश्चन को सेट किया जाता है। बट इट्स डेफिनेटली पॉसिबल और ये होना भी चाहिए कि हमारे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होने चाहिए, तो ये हमको जो सस्टेनेबिलिटी जो है या जो चेंज हम लाना चाहते हैं वो हम ठीक से देख पाएंगे या हम नए स्ट्रेटेजीज को जो है इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। जी, परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन है। As I am running an NGO slowly and steady, I am getting good response by increasing the members for whom we do advocacy with different departments. As I am able to understand that Lokniti taught us systematic study for the total change, the way we can convince stakeholders, including government and members. Is it a right time to invest money in form of fees? Okay, to ISPP for Lokniti to learn today's technique of running NGOs. So मैं इसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ, देन विल कम टू दीपाली जी। सो आई मीन रनिंग एनीथिंग इट्स अ मैनेजरियल थिंग। आपको आपकी पीपल स्किल और मैनेजरियल स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जहां तक की बात टेक्निकल की आ जाती है कि हाउ यू लर्न अबाउट योर प्रोजेक्ट, हाउ यू लर्न अबाउट द प्रोसेस, कैसे काम चलता है, कैसे आपको किसी भी प्रोसेस में आगे बढ़ना है, दैट टेक्निकल थिंग यू कैन लर्न हियर। बट अगर मैनेजरियल की बात करें या पीपल, देन यू कैन प्रोबेबली जॉइन अ मैनेजमेंट कोर्स फॉर दैट। दीपाली जी, आप अगर इसको आगे थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहें। तो आशीष आपने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर हम साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप साइंस करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, पास होते होते तो दिन निकल जाएंगे। वैसा ही है कि जो लोग सच में पॉलिसी लेवल पे एक बदलाव या उस तरीके की स्टडीज में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि पॉलिसीज वेरी मच इंटेंस प्रोसेस होता है, क्योंकि आप सिर्फ 2 या 4 लोगों की जिंदगी के बदलाव की बात नहीं करें, आप एक पूरे कलेक्टिव जो थॉट प्रोसेस किसी ने पहले किया होगा, जो प्रोसेसेस किसी ने एस्टैब्लिश किए होंगे, आप उसको बदलने के लिए या उसमें बदलाव लाने के लिए जो है आप काम करने की बात करें। इसका मतलब है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत लिटरेचर रेफर करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, आपके खुद के जो है राइटिंग सैंपल जो है वो खुद को रिव्यू करने पड़ेंगे। तो बहुत प्रोसेसेस होते हैं, तो वो करने की तैयारी होगी। तो मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल इस कोर्स के साथ जाना चाहिए, जो लोग ये चाहते हैं एडवोकेसीज में काम करना, और जो एडवोकेसीज में जाना चाहते हैं मुझे लगता है डेफिनेटली उन्होंने पब्लिक पॉलिसी के कोर्सेज में जाना चाहिए, क्योंकि हम कम वक्त में जो है काम कर सकेंगे, नहीं तो बहुत वक्त लगेगा हमको स्ट्रैटेजी समझने के लिए बात। तो शायद कोर्सेज की वजह से, एकेडमिक सपोर्ट से एक जो बेनिफिट होता है कि आप टूल्स को सीखते हैं, आप एक समझ बनाते हैं, तो आप जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और रही बात कोर्स फीस की, तो मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही कम कोर्सेस अवेलेबल है पब्लिक पॉलिसीज में, बहुत कम इंस्टीट्यूट जो इस तरीके के कोर्सेस ऑफर कर रहा है। और कभी कभी लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है, जो हमारे देश में ज्यादातर है
कि इस तरीके की कोर्सेज जो है वो सिर्फ इंग्लिश भाषाओं में जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज रख रहे हैं, और उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी काफी लॉन्ग है, यानी 1-2 साल। मुझे अगर ये कोर्स करने के लिए इतना टाइम लगा क्योंकि मुझे कहीं पे भी इस तरीके का शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं मिल रहा था। या तो यू आर गोइंग टू द रेसिडेंशियल कोर्स में जाना है आपको 2 साल 1 साल, जो वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। तो मुझे लगता है कि वर्थ है फीस के हिसाब से। और आपको एक और भी जो होता है कि खास करके जब आप पॉलिसी इंटरवेंशन के कोर्सेज में जब इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके जो बैचमेंट होते हैं, विच आई एक्सपीरियंस, कि वो भी कहीं ना कहीं वो पैशन के साथ, वो एनर्जीज के साथ, वो पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं। तो बहुत सारा आइडियोलॉजिकली जो है वो एक गिवन टेकन होता है, नए आइडियाज आते हैं, स्ट्रेटेजी आते हैं। एक ग्रुप भी जो है आपको एक सपोर्ट की तरीके से मिलता है, आपको गाइड करने के लिए कि आप आपके विजन्स को या जो पॉलिसी लेवल पे चेंज आप करना चाहते हैं उसके लिए वो भी एक सपोर्ट या एक स्टैंड लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप एकेडमिक में इंटर्स करते हो। एग्जैक्टली वेरी गुड दीपाली जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया। सो आप लोगों के अगर और कोई सवाल ना है तो देन विल कॉल इट अ इवनिंग। वी हैव एक्सीडेड बाय 15 minutes, so sorry for that. And thank you so much Dipali ji, and thank you so much Karan for joining us for this evening, and we'll continue interacting. ठीक है, but अभी के लिए इसको let us just stop here. You can share my email karanshimar@gmail with the attendees if they want to reach out for anything specific. Ashish, you can share even my contact details and the email also, personal email IDs, because लोक नीति का तो शायद अभी after July भी won't be possible ना, वो access let me share your personal वाला। दीपाली जी का लोक नीति का आ रहा है, no issues, I'm sending that. I'll get it done from the back end कि वो active रहे। मैं अपना वो give me 1 minute. I'm just sharing that link to that article on. वो article exactly. ठीक है। So I'm sharing my email ID, Ashish, here already. Okay. So thank you, Ashish. Thank you, SPP, giving this platform to us to share our journey with Lok Niti. Thank you so much Dipali ji. Thank you so much Karan for being here. And Karan ने अपना आर्टिकल भी इस पे शेयर कर दिया है। It is on LinkedIn. हाँ, इसमें दूसरे आर्टिकल्स की लिंक्स हैं जो which I was talking about Indian development review के about different types of organizations within the sector and different themes that you can join. So you can check that out also. So you all can check on that. और दीपाली जी का और करण का यहाँ पे मैंने मेल आईडी भी डाल दिया है। If you want to connect further and if you want to have one personal one-to-one chat with them, so you can always ping them. Thank you so much guys. Thank you so much Dipali ji. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye Karan.